हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। मैं हूं रुपेश यादव। ये जो सेट आप देख रहे थे इसका 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं, तो नंबर 11 से इसके आगे के क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पर आपको मिल जाएगा मैथ और रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स। इसके अलावा रेलवे के लिए मास्टर बैच और साथ ही साथ एक ब्रह्मास्त्र बैच भी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला है। बोला है n के सभी पूर्णांक मानों के लिए वह सबसे बड़ी संख्या जो एक अनुक्रम दे रखा है n-1 इंटू n इंटू n+1, इसके अलावा n इंटू n+1 इंटू n+2, n+1 इंटू n+2 इंटू n+3 के प्रत्येक पद को पूर्णतः विभाजित कर सके। यानी हमें वह बड़ा से बड़ा संख्या बताना है जो इस प्रकार का जो भी अनुक्रम बने उसको पूरा जो है वह विभाजित कर सके। तो देखिए सबसे पहला जो पद है इसमें क्या है, n-1 इंटू n इंटू n+1, इसको बाहर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, n-1 है, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है यहाँ पे n और इंटू n+1। हम एक ऐसा मान सोचते हैं यहाँ पे n के जगह एक ऐसा मान लेते हैं, ठीक है, जिससे यह कुछ पूर्णांक आपका बना सके। n के जगह अगर हम 0 लेते हैं तो आपका नेगेटिव में वैल्यू चला जाएगा। हम 1 रखते हैं तो 0 हो जाएगा। हम n का मान 2 रख के देखते हैं, तो जब आप n का मान 2 रखिएगा, n का मान क्या रखना है, n का मान 2 रखना है। हमें बस यह सोचना है कि इस पैटर्न का जो भी संख्या बने उसको काटने वाली बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो n के जगह अगर हम 2 लेते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 - 1 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा और 2 + 1 3। तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 3, n का मान है 2 और इधर से वैल्यू 1। जब गुना करिएगा सब गुना में है तो 3 दूना 6 एकम कितना वैल्यू आ रहा है, 6 आ रहा है। मतलब n के जगह जब 2 रखते हैं तो तब जाकर के यह एक पूर्णांक बन रहा है, और पूर्णांक क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। मतलब यह अधिक से अधिक किससे कटेगा, 6 से कटेगा। तो हमारा आंसर जो है वह 6 विकल्प बी हो जाएगा। और देखिए n के जगह कोई भी मान रख के देखिए, जो भी नंबर आएगा ना वो आपका 6 से पक्का कटेगा। n के जगह भी हम 2 लिए हैं तो इसका मान रख के देख लीजिए। n के जगह यहाँ पे 2 रख के देखिए तो क्या पूर्णांक बन रहा है सर, 2 हो जाएगा। 2 और 1 3, तो 3 दूना 6 और 2 और 2 4, 6 चौके 24। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यह आपका 24 बन जाएगा, जो कि आपका कितना से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो हमें यही चीज़ बताना था कि n के स्थान पर हमें कोई पूर्णांक रखना है, और पूर्णांक रखने के बाद यहाँ जो भी सीरीज बन रहा है वह अधिक से अधिक किस नंबर से कटेगा। तो वह हमारा किससे कट जाएगा, अधिक से अधिक 6 से कटेगा, क्योंकि जब हम n के जगह 0 तो नहीं रख पा रहे हैं, पूर्णांक हमें लेना है। अगर हम 1 रखते हैं तो पूरा का पूरा यह जो पहला पद है वह 0 हो जाता है। तो इसको पूर्णांक में कन्वर्ट करना है, मतलब कोई संख्या बनना चाहिए। तो n के जगह जब 2 लेते हैं तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे बन के निकलता है 6, उसके बाद यह 24। उसी प्रकार से यहाँ पे भी जब आप n का मान रखिएगा तो जो वैल्यू आपका बनेगा वह किससे कट जाएगा, 6 से कट जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, एक व्यंजक दे रखा है x⁴ + 4 का गुणनखंड कौन सा ऑप्शन होगा। हमें क्या खोजना है इस क्वेश्चन में, इस नंबर का गुणनखंड खोजना है। अब इसका गुणनखंड कौन होगा, एक चीज ध्यान से समझिए। अगर हम आपसे कहें कि 8 का गुणनखंड कौन सा नंबर होगा, तो गुणनखंड यानी फैक्टर का मतलब होता है जो नंबर 8 को काटेगा। तो 8 को कौन नंबर काट सकता है, 8 को 8 काटेगा, इसके अलावा 4 काटेगा, 2 भी इसको काट लेगा, 1 भी काट लेगा। तो गुणनखंड का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है काटने वाली संख्या। तो हमें क्या खोजना है, हमें खोजना है इस नंबर का फैक्टर, मतलब इसको काटने वाली संख्या। अब कैसे पकड़ेंगे इसको, शॉर्टकट तरीका क्या होगा, तो x का वैल्यू खुद से कुछ भी ले लीजिए, और जो भी लीजिएगा ऑप्शन में भी वही डालिएगा। तो x का मान यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, छोटा से छोटा मान लेंगे ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए आसान रहे। तो x के जगह जब आप 1 रखते हैं तो 1 का पावर 4, 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5। इसका मान आपका 5 हो जाएगा। इसका मान 5 कब होगा, जब हम x के जगह 1 रखते हैं। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जो कि 5 को काटे, क्योंकि 5 का गुणनखंड तो वही होगा जो 5 को काटेगा। तो ऑप्शन में भी x का मान 1 रखते हैं। यहाँ x का जो मान रखे हैं ऑप्शन में भी x का मान वही रखिए। तो अगर x के जगह 1 रखिएगा तो 1 और 2 3 हो जाएगा, और 1 - 2 - 1 2 -1 -2 हो गया। यह तो नहीं हुआ, -2 तो नहीं काटेगा 5 को। आगे बढ़िए, फटाफट से इतना काम आप कर सकते हैं। x के जगह 1 रखिएगा तो 1 और 2 3, और यहाँ 1 का स्क्वायर -2, 3 - 2 -1 हो जाएगा, मतलब -3 होगा। यह नंबर भी आपका क्या हो रहा है, 5 को नहीं काट रहा है। x के जगह हमें 1 लेना है, तो x², तो 1 का स्क्वायर 1, 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 2, तो 2 2 4 और 1 5। यहाँ पे वैल्यू क्या मिल गया, हमें 5 मिल गया।
इधर देखिए x के जगह जब आप 1 रखते हैं तो 1 और यहाँ पे 2 में 1 से गुना करेंगे 2, तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1। तो इस पूरे का गुणनफल कितना आ रहा है? इस पूरे का गुणनफल 5 आ रहा है, और 5 जो है वह किसको काट देगा? 5 को काट देगा। तो विकल्प सी हमारा आंसर जो है इस क्वेश्चन का हो जाएगा। समझ पा रहे हैं क्या किए हैं हम यहाँ पे क्या किए हैं? x का मान खुद से कुछ भी ले लिए, तो x का मान हम छोटा से छोटा लेंगे, 1 लिए, तो 1 रखने पर इस व्यंजक का मान आ गया 5। अब हमें एक ऐसा ऑप्शन खोजना है जिसमें x के स्थान पर 1 रखने पर हमें एक ऐसा नंबर मिले जो 5 को काटेगा। तो 5 को काटने वाला नंबर कौन है? 5 और 1, यानी कि x का मान यहाँ पे रखने पर, जिस ऑप्शन में रखने पर वैल्यू जो है कंप्लीट व्यंजक का वैल्यू जो है, कंप्लीट ऑप्शन का वैल्यू जो है, अगर 5 आ जाता है या 1 आ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आगे देखिए, यहाँ पे एक नंबर है 15b जो कि 6 से विभाजित है। ध्यान से समझिएगा, एक नंबर है हमारे पास 15b और यह जो नंबर है वह 6 से पूरी तरह से विभाजित है। तो हमें क्या बताना है? बी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है यह बताना है। बी के बारे में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट बोला गया है और इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बता। तो बी के स्थान पर अब हमें यह सोचना है कि क्या रखे कि यह पूरा का पूरा संख्या जो है वह 6 से पूरा पूरा कट जाए। तो अगर बी के स्थान पर हम 1 लेते हैं तो यह एक विषम संख्या बन जाएगा और विषम संख्या कभी 6 से नहीं कटेगा। अगर हम 2 लेते हैं, बी के स्थान पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2 और 5 7 और 1 8, अंकों का योग 8 आ गया, यह 6 से नहीं कटेगा। 6 से वही नंबर कटता है जो 3 से भी कटे और 2 से भी कटे, और 3 से कौन सा नंबर कटता है? जिसके अंकों का योग 3 से कटे। तो इसके अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है तो 2 नहीं होगा। बी के जगह हम अगर 3 लेते हैं तो 3 तो रख ही नहीं सकते, अगर 3 रखते हैं तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो विषम होगा, और विषम संख्या कभी कटता नहीं है। अगर हम 4 रखते हैं तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे 154 संख्या बनेगा, और संख्या 154 है तो अंकों को जोड़िए, 1 5 6 6 4 10, अंकों का योग 10 आया जो कि आपका 3 से नहीं कट रहा है। तो 4 भी नहीं रख पा रहे हैं तो हम क्या रखेंगे? यहाँ पे 6 रखेंगे। अगर आप रखते हैं बी के जगह 6 तो नंबर आपका क्या बन जाएगा? 156, और 156 को देखिए क्या यह 3 से कटेगा? सर 1 और 5 6 और 6 12, अंकों का योग 12 आया, मतलब 3 से कट रहा है, और अंतिम वाला नंबर 2 से कट रहा है, कहने का मतलब यह संख्या 6 से कट जाएगा। तो यह संख्या जो है बी के स्थान पर अगर आप 6 रखते हैं तो यह नंबर आपका 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। अब इसके हिसाब से जो देखिए जो आपका 4 ऑप्शन दे रखा है उसमें से कौन सा सही है? तो बी एक सम संख्या होगा, हाँ बी के स्थान पर एक सम संख्या हो जाएगा। इसके अलावा बी एक विषम संख्या, नहीं विषम संख्या तो नहीं होगा, विषम संख्या होगा तब तो यह कटेगा ही नहीं। यहाँ पे अगर विषम लेंगे तो नहीं कटेगा 6 से। बी 6 से विभाजित होने वाली संख्या, यह बात भी सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी, ए एवं सी दोनों निष्कर्ष सही है। बी के स्थान पर जो नंबर हम लोग रख रहे हैं वो कैसा नंबर है? 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? ए और सी दोनों कथन सही है। ए में बोला है बी एक सम संख्या तो सम संख्या भी होगा, और साथ में डी में क्या बोला है, सी में क्या बोला है? बी 6 से विभाजित होने वाली संख्या, तो यह बात भी सही है। तो ए और सी दोनों सही है। इसके लिए तीसरा ऑप्शन आपका एक ऑप्शन डी दे रखा है कि ए और सी दोनों कथन सही है, तो हम अपना आंसर क्या चुनेंगे? विकल्प डी। सावधानी से आपको अपना आंसर चुनना है। आगे देखिए, बोला यदि हम 45 को 4 संख्याओं के योग के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, मतलब 4 संख्याओं का जोड़ 45 है। अब आगे क्या बोला है? पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरी संख्या में से 2 घटाने पर, तीसरी संख्या में 2 से गुणा करने पर और चौथी संख्या में 2 से भाग करने पर वही परिणाम प्राप्त होता है। हमें क्या करना है? 45 को 4 भाग में इस प्रकार से बांटना है कि पहला संख्या में 2 जोड़े, दूसरा में से 2 घटाएं, तीसरा में 2 से गुणा करे और चौथा में 2 से भाग करे तो वैल्यू इक्वल आए। तो ऐसा कौन सा संख्या है? हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आप देख के इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। देख लीजिए विकल्प डी में पहला नंबर में 2 जोड़िए तो 8 और 2 10, दूसरा में से 2 घटाइए 12 - 2 10, तीसरा में 2 से गुणा करिए 5 दूना 10 और चौथा में 2 से भाग करिए 20 में 2 से भाग करिएगा 10। सभी नंबर क्या हो रहा है? इक्वल हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प डी। रिपीट कर रहे हैं, क्या बोला था इस क्वेश्चन में? बोला था कि पहली संख्या में 2 जोड़ने पर, दूसरे में से 2 घटाने पर, तीसरा में 2 से गुणा करने और चौथा में 2 से भाग करने पर वैल्यू इक्वल आता है। तो ऑप्शन बी में जो नंबर दे रखा है उसको देख लीजिए। पहला नंबर में 2 जोड़िए, दूसरा में से 2 घटाइए, तीसरा में 2 से गुणा करिए, चौथा में 2 से भाग करिए, सब जगह इक्वल वैल्यू आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए, रूट के भीतर जब एक ही नंबर बार बार लगातार आए तो आपको क्या करना है? इस नंबर को बाहर निकालना है।
और बाहर निकालने के बाद इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसके बीच में 1 का अंतर। तो 12 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 12 के लिए लिख सकते हैं हम 3 गुने 4। हमेशा क्या करना है, इसको ऐसे दो भागों में तोड़ना है जिसमें 1 का डिफरेंस हो। ठीक है, अब यहाँ से आंसर चुनने का तरीका यह होता है कि अगर इसके बीच में प्लस चिन्ह है तो इस दोनों में से जो बड़ा वाला फैक्टर होगा वो हमारा आंसर, और अगर इसके बीच में माइनस चिन्ह है तो दोनों में से जो छोटा वाला फैक्टर होगा वो हमारा आंसर। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा इस बार, विकल्प ए यानी कि 3। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ मिस्टेक हो गया, उसको हम सुधार लेते हैं। देखिए यहाँ पे 12 नहीं है 1 है, यहाँ भी गलती है। ठीक है, 12 नहीं है क्या, 12 नहीं है, क्या है 2 है। अब देखिए क्वेश्चन आपका क्या बन रहा है, √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 का मान क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में क्या था, इसके बीच में जो है माइनस का चिन्ह था, बट इस बार क्या है, इसके बीच में गुना का चिन्ह है। तो जब रूट के भीतर में कोई एक ही वैल्यू बार बार लगातार आए और उसके बीच में गुना का चिन्ह हो तो बस इस नंबर को बाहर निकाल के लिख लीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, विकल्प बी हो जाएगा। रूट के भीतर अगर एक ही संख्या बार बार लगातार आता हो तो क्या करना है, सिर्फ उसको बाहर निकाल के एक बार लिख लेना है, वही आंसर है। हालांकि यहाँ जो आप देख रहे हैं, रूट के भीतर जब एक ही नंबर आए और उसके बीच में गुना का चिन्ह हो तो यह 2 तरीके से पूछा जाता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आप, अगर हम इसमें लगा देते हैं डॉट 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 डॉट, तब तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 7 हो जाएगा। रूट के भीतर एक ही नंबर बार बार लगातार आए, अनंत तक आए, इस नंबर को बाहर निकाल के लिखिए, यही आंसर। लेकिन अगर क्वेश्चन आपका कुछ इस प्रकार से आ गया, √7 इंटू √7 इंटू √7, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन वह आपका क्या है, रूट के भीतर में 7 जो है वह अनंत बार नहीं आया है, इनफाइनाइट टाइम्स नहीं आया है, बस 3 बार आया है। दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहाँ पे 7 इनफाइनाइट टाइम्स आया है, डॉट डॉट लगा देने का मतलब है कि अनंत बार आ रहा होगा। बट यहाँ पे 7 कितनी बार आया है, यहाँ पे 7 आपका 3 बार आया है। तो जब ध्यान से समझिएगा, अनंत बार आए तब तो बाहर निकाल के लिखेंगे वही आंसर, लेकिन जब नंबर ऑफ टाइम जो है वह फिक्स हो, ठीक है, रिपीटेशन फिक्स हो, उस केस में क्या करना है, बाहर निकाल के तो एक बार इसको लिखना ही है। लेकिन इसका जो आंसर बनेगा 7 का पावर समथिंग के रूप में, x/y के रूप में क्या होगा, 7 का पावर भिन्न के रूप में मिलेगा। अब कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो ध्यान से समझिए। रफ में आपको लिखना है 2, और देखिए रिपीटेशन कितना बार हो रहा है, 3 बार, तो 2 का पावर लिखिए 3, कितना हो गया 8। बस यही चीज़ आपको अलग से करना है। जो 8 आया है, इसको जो नंबर यहाँ लिख चुके हैं पहले से, उसके पावर के नीचे में लिखिएगा, और इससे जो पावर लिखे उससे 1 कम ऊपर में, यानी 7 का पावर 7/8 इस क्वेश्चन का आंसर आपका बन जाएगा। आगे चलिए, आगे यहाँ पे एक नंबर दे रखा है, अगर a + 5b/2b बराबर a - 2b, तब अगर b बराबर -1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, यहाँ प्लस है, ठीक है। चलिए a का मान हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले a के स्थान पर तो हम a को ही रहने देंगे, इसके अलावा प्लस है तो प्लस, आगे है 5b, तो 5b है, b का मान -1 है, तो 5 गुना क्या लिखेंगे हम, 5 गुना -1 लिखेंगे, यानी कि -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये आपका, -5 हो जाएगा। 5b, b का मान -1 है, तो 5 में -1 से गुना करेंगे, -1, -5 हो जाएगा। बट्टा यहाँ पे देख लीजिए 2b है ना, तो b का मान -1 है, तो 2 गुना -1 यानी कि -2 हो जाएगा। बराबर इधर क्या है आपका a - 2b, तो a - 2b, b का मान -1 है, तो 2 गुना -1 कितना हो जाएगा आपका, -2 हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, b के स्थान पर बस -1 ले लेना है। अब इसको सोल्व करिए, a को तो अपने जगह पे आप रहने दीजिए, ठीक है। प्लस गुने माइनस माइनस हो जाएगा, तो a - 5। आगे चलिए, बट्टा में कितना हो जाएगा, -2 है तो -2, बराबर इधर a माइनस गुने माइनस प्लस, तो +2 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a - 5 बराबर -2 से a में गुना करेंगे तो -2a हो जाएगा, और -2 में +2 से गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 होगा। ठीक है, ऐसा करते हैं, वेरिएबल वाले पार्ट को एक तरफ लाते हैं, तो -2a बराबर कि इधर आके a में जुटेगा, क्योंकि माइनस में इधर आएगा तो प्लस, तो 2a में a जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। बराबर इधर देख लीजिए क्या है आपका, -5 है, इधर आएगा तो +4, तो सॉरी -5 है, इधर आएगा तो +5, तो 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 हो जाएगा।
ए का मान आपका हो जाएगा 1/3, यही तो होगा, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, और 1 में 3 से भाग करिएगा तो 0.3333 यह आपका आता जाएगा। तो आंसर जो बनेगा इस क्वेश्चन का वो विकल्प भी हो जाएगा। सिंपल सा यह आपका बेसिक कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, जितना चाहे आप तो और इसको शॉर्ट कर सकते थे। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ बोला है 4:56 अपराह्न से 5:32 अपराह्न के बीच 1 घंटा का कितना अंश व्यतीत हुआ। 4:56 से 5:32 कितना मिनट हो गया सर? इसमें अगर 4 जोड़ लेंगे ना तो 5 बज जाएगा, और इधर 32 मिनट है, तो 32 मिनट और 4 मिनट कितना व्यतीत हो गया? 36 मिनट हो गया। 36 मिनट व्यतीत हो गया 1 घंटा का, यानी कितने मिनट का? 60 मिनट का। हमें यही बताना है कि 4:56 अपराह्न से 5:32 अपराह्न के बीच 1 घंटा का कितना अंश व्यतीत हो गया। 1 घंटा यानी 60 मिनट में से कितना मिनट व्यतीत हो गया? 36 मिनट व्यतीत हो गया। काट लीजिए, 12×3=36, 12×5 = 60। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 3/5। 3/5 भाग जो है वो आपका व्यतीत हो गया। विकल्प सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ देखिए बोला क्या है। बोला है कि यदि इसको यहाँ से पढ़ेंगे, x का मान जो है बड़ा या बराबर है 3 से और छोटा या बराबर है 5 से, और y का मान जो है वह बड़ा या बराबर है 3 के और छोटा या बराबर है 5 के, तो x/y का अधिकतम मान बताइए। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में? हमें बताना है x/y का अधिकतम मान। क्या बताना है? अधिकतम मान, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू हमें इसका बताना है। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू कब निकलेगा? जब अधिक से अधिक हम मान ले सकते हैं। तो इस तरीके से मान देने का मतलब क्या है कि x का मान जो है वह 3 से बड़ा या 3 के बराबर होगा, और अधिकतम जो होगा वह क्या होगा? 5 होगा। कहने का मतलब कि x का मान 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। समझिएगा यहाँ क्या कहना चाह रहा है। x का मान बड़ा या बराबर होगा 3 से, मतलब या तो x का मान 3 के बराबर हो सकता है या 3 से बड़ा। तो 3 के बराबर तो 3, बड़ा चलेंगे तो 4, आगे अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं? 5। ठीक है, तो x का मान क्या ले सकते हैं? 3, 4, 5। अधिकतम मान x का क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। तो देखिए x का मान अधिकतम हम कितना ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं, बट्टा y का मान हमें क्या लेना पड़ेगा? y का मान हमें छोटा से छोटा लेना पड़ेगा। छोटा से छोटा क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि एक चीज़ देखिएगा आप, जैसे 8 में भाग करिए 4 से, क्या मान आता है? 2 मान आता है। 8 में भाग करिए 2 से, क्या मान आया? 4 मान आया। कहने का मतलब यह है कि नीचे में जितना ज़्यादा वैल्यू रखिएगा ना, मान उतना छोटा होता जाएगा, और नीचे में जितना छोटा वैल्यू रखिएगा मान उतना बड़ा आएगा। मतलब जितना छोटा संख्या से भाग करिएगा मान उतना ज़्यादा आएगा, और जितना बड़ा संख्या से भाग करिएगा मान उतना छोटा आएगा। तो जब भी किसी भिन्न का अधिकतम मान पूछे तो अंश का यानी कि न्यूमरेटर का मान ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा, और हर का मान जो है वह कम से कम लीजिएगा। तो x का मान अधिक से अधिक हम 5 ले सकते हैं, और y का मान यहाँ से देख लीजिए, y का मान कम से कम क्या ले सकते हैं आप? 3 ले सकते हैं। तो x/y का जो अधिकतम मान आएगा वह कितना आ जाएगा? 5/3 आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। अच्छा, मान लीजिए आपसे x/y का न्यूनतम मान पूछ दे, ठीक है, इसका अगर मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए बोल दे, तब कैसे निकालिएगा आप? तो मिनिमम वैल्यू कब निकलता है? जब ऊपर वाले का मान हम छोटा से छोटा ले। तो x का मान कम से कम कितना ले सकते हैं? कम से कम ले सकते हैं 3, और नीचे वाला अधिक से अधिक, तो y का मान अधिक से अधिक क्या ले सकते हैं? 5। तो 3/5 जो है वो इसका क्या हो जाएगा? मिनिमम वैल्यू। लेकिन आपसे हम यह कहे कि x + y का बताइए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। हमें क्या बताना है इस बार? x + y का मैक्सिमम वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? x और y दोनों का अधिक से अधिक मान लेंगे। तो x का अधिक से अधिक मान ले सकते हैं 5, और y का भी 5। तो 5 + 5 कितना हो जाएगा? 5 + 5 यानी कि 10 हो जाएगा। समझ पा रहे क्या करना है? अगर भिन्न के रूप में दिया तो अधिकतम मान कब निकलेगा? जब अंश ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे, हर कम से कम लेंगे। और न्यूनतम मान कब निकलेगा? जब अंश कम से कम लेंगे और हर ज़्यादा से ज़्यादा लेंगे। और यहाँ रेंज फिक्स है कि x का मान 3 से लेकर के कहाँ तक ले सकते हैं? 5 तक ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन में बोला है, इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखिए। बोला है x का मान बड़ा है 2 से और छोटा है 4 से, ठीक है, तथा y का मान बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से। तो x + y के अपर लिमिट कहने का मतलब अधिकतम मान,
और x प्लस वाई के लोअर लिमिट यानी कि न्यूनतम मान के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, x प्लस वाई का अधिकतम मान निकालना है और फिर x प्लस वाई का ही न्यूनतम मान निकालना है और फिर उस दोनों का हमें रेशियो बताना है, अनुपात बताना है कि क्या होगा। अच्छा, एक बात सोचो जरा सा, यहाँ पे जो मान दे रखा है x का वह किस तरीके से है, कुछ इस प्रकार से है, ऐसा ही है ना, कुछ इस प्रकार से x का मान आपका दे रखा है। अब इसके अनुसार आप चले, इसके अनुसार अगर आप देखिएगा तो क्या पता चल रहा है कि x का मान बड़ा होना चाहिए 2 से और छोटा होना चाहिए 4 से। इसका मतलब x का तो एक ही मान हमें दिख रहा है 3। यहाँ जो कंडीशन है, हाँ, इसमें अगर लेस देन इक्वल टू कर देता तब हम क्या करते, x का मान 2 भी ले सकते हैं और 2 से बड़ा भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ बोला क्या है, यहाँ तो सिर्फ बोला है कि x का मान बड़ा लेना है 2 से, तो 2 से बड़ा मतलब हम क्या ले सकते हैं, 2 से बड़ा मतलब कि हम 3 ले सकते हैं। और छोटा लेना है 4 से, तो 4 से छोटा मतलब हम क्या ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। तो x का जो मान आप ले पाओगे यहाँ पे क्या ले सकते हैं, केवल और केवल 3। y के केस में चलिए क्या बोला है, y के केस में कुछ इस प्रकार से वैल्यू लिख रखा है y लेस देन 3। आप बताओ कि y के मान के बारे में क्या बोला है, y का मान बड़ा है 1 से और छोटा है 3 से, तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा नंबर क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। इसके अलावा तो कोई नंबर है नहीं। तो y का अधिक से अधिक मान आप क्या ले सकते हैं, 2, और कम से कम मान भी 2 ले सकते हैं, क्योंकि y का मान तो फिक्स है, बड़ा लेना है 1 से और छोटा लेना है 3 से। तो 1 से बड़ा और 3 से छोटा तो एक ही नंबर आता है, तो y का एक ही मान दे रखा है 2, यहाँ x का एक ही मान दे रखा है 3। अब हमें क्या बताना है, इसका बताना है अपर लिमिट। तो भाई अपर लिमिट इसका निकाले या लोअर लिमिट निकाले, अधिक से अधिक x का मान 3, y का मान 2, तो 3 और 2 5, इसका अपर लिमिट हो गया। और न्यूनतम मान 3 और 2 5, दोनों मान सेम ही हो जाएगा, तो इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 5:5। सेम डाटा है, कटेगा कितना बार में कटेगा, एक बार में, तो 1:1 आंसर। अनुपात का मतलब होता है बट्टा। इसका जो अपर लिमिट होगा वह भी आपका यही रहेगा और जो लोअर लिमिट है वह भी आपका सेम रहेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर ऐसे कर देता, उस केस में जो है परिणाम आपका क्या होता, चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो आंसर आपका विकल्प डी हो जाएगा। आगे देखिए, बोला यदि किसी भिन्न के अंश में तथा हर में, अंश में 1 बढ़ाया जाए और हर में 2 बढ़ाया जाए तो उसका मान 2/3। लेकिन जब अंश को 5 तथा हर को 1 बढ़ा दिया जाए तो उसका मान 5/4 हो जाता है। तो मूल भिन्न क्या होगा, हमसे मूल भिन्न पूछा है ना, तो हम बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। बोला क्या है, अंश में 1 जोड़ने और हर में 2 घटाने, और हर में 2 जोड़ने पर मान 2/3। देखते हैं, अंश में 1 जोड़ते हैं और हर में 2, तो अगर इसको लेते हैं, अंश में 1 जोड़ते हैं तो 4 हो जाएगा और हर में 2 जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9। 4/9 आ रहा है, यह तो हमारा आंसर नहीं होगा। हमें कितना चाहिए, 2/3। अंश में 1 जोड़िए तो 5 और 1 6 हो जाएगा और हर में 2 जोड़िए तो 8 और 2 10 हो जाएगा। काटे इसको, 3/5 आ गया। 3/5 हमें नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 2/3। यह भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अंश में बोला है 1 जोड़िए तो 5 और 1 6 हो जाएगा और हर में 2 जोड़ना है तो 7 और 2 9 हो जाएगा। काटे इसको, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2/3 आ गया। हमारा आंसर यही वाला हो गया। यही तो बोला था, कितना आना चाहिए, 2/3। यहाँ भी ट्राई कर लीजिए। अंश में 1 जोड़िए तो 6 और 1 7 और इसमें 2 तो 7/9 आया। यह भी आपका आंसर नहीं होगा। अगले कंडीशन का हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा। हमें एक ऐसा ऑप्शन चाहिए था जिसके अंश में 1 और हर में 2 जोड़ने पर उसका मान 2/3 हो जाए। तो ऐसा एकमात्र ऑप्शन है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 22 क्वेश्चन पहले भी रिपीट किया है। क्या बोला है, कोई किसान अपने इन गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को आधी गाय, यानी जितना इसके पास है ना, इसका आधा 1/2 भाग पहले पुत्र को देता है, दूसरे को 1/4, दूसरे को 1/4 मतलब 1/4 भाग, और तीसरे को पूरे झुंड का 1/5 और तीसरे को 1/5। देखिए 4 पुत्र में से 3 का हिस्सा तो यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, इसको हम जोड़ते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आता है। देखिए 2 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 4 5 का एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। यहाँ से देखिए 2 से काटिएगा तो यह हो जाएगा आपका 10, 4 पंचे तो यहाँ हो जाएगा 5 और 5 चौके तो यहाँ हो जाएगा 4। तो 10 5 15 4 कितना हो जाएगा, 19। तो 19/20 भाग जो है, 19/20 भाग का यह क्या किया है, अपने 3 पुत्रों में बांट दिया।
तो 19/20 कहने का मतलब 20 में से 19 गाय भिन्न के रूप में 20 में से 19 गाय अपने 3 पुत्रों में दे दिया, तो बचा कितना इसके पास? 1 गाय। कुल कितना में से? 20 गाय। इतना ही किसको देगा? यह चौथे को देगा, जबकि चौथे को कितना गाय दिया है? 7। चौथे का हिस्सा भिन्न के रूप में इतना, रियल में इतना। यहाँ से 1 का मान निकालिए, 20 × 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 140। यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 1 भिन्न के रूप में 1 का मतलब ही होता है टोटल। तो 140 गाय इस व्यक्ति के पास था। जो n का मान होगा वह भी आपका जो है टोटल को ही दर्शाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। एक रेलगाड़ी यात्री से भर के चली, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं इसमें यात्रियों का संख्या 1, भिन्न के रूप में 1 का मतलब टोटल। तो टोटल यात्री का संख्या कितना? 1 हो गया। प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 भाग यात्री उतर जाता है। अब इसमें से 1/4 भाग यात्री को उतारना है, तो इतना का कमी हो गया। और चढ़ने वाले की संख्या उतरने वाले की संख्या की आधी। प्रत्येक स्टेशन पर देखिए इतना उतर गया और अब चढ़ता है। कितना चढ़ता है? जितना उतरा है, उतरा कितना है? 1/4। इसका आधा यानी 1/4 का आधा इतना जो है वह चढ़ता है। तो 1/4 का आधा, तो 1/4 में 1/2 से गुना करिएगा, कितना हो जाएगा? 1/8। तो सीधे हम लिख देते हैं इसको 1/8। चढ़ता कितना है? 1/4 का 1/2 मतलब कि 1/8। क्लियर हो पा रहा होगा? फिर से देखिए, एक रेलगाड़ी यात्री से भर के चली, यात्रियों का कुल संख्या भिन्न के रूप में हम 1 मान लिए। प्रत्येक स्टेशन पर 1/4 उतर गया, इसमें से माइनस कर लिए 1/4, क्योंकि जितना यात्री था उसका 1/4 उतर गया है। फिर बोला है और चढ़ने वाले की संख्या उतरने वाले की संख्या की आधी, मतलब 1/4 उतरा है तो इसका आधा मतलब 1/8 फिर से चढ़ जाता है। तो फिर से वृद्धि हो जाता होगा ट्रेन में 1/8 का। अब यह जो क्रिया हो रहा है गौर से समझिएगा, एक स्टेशन के बाद यात्रियों का कुल संख्या इतना होगा, ठीक है। एक स्टेशन के बाद अब यात्रियों का कुल संख्या इतना, 2 स्टेशन के बाद कितना? तो पावर 2 कर देंगे। 3 स्टेशन के बाद कितना? तो पावर 3 कर देंगे। जितने स्टेशन के बाद निकालना होगा पावर उतना कर देंगे, क्योंकि सेम ही चीज़ तो रिपीट करना है। तो 2 स्टेशन के बाद शेष यात्रियों का संख्या जो है ट्रेन में इतना होगा, जबकि बोला है इस क्वेश्चन में कितना? 490। देखिए क्या बोला है, 2 स्टेशन के बाद कुल 490 यात्री थे। तो 2 स्टेशन के बाद कितना यात्री बचेगा? इतना ही, जबकि बोला कितना है? 490। जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो यह हो जाएगा आपका 49/64 बराबर कितना? इधर 490। सोल्व करिए, ऊपर से ऊपर 49 से काटिएगा, कितना बार में? 10 बार में। 1 का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 640 हो जाएगा। अच्छा, यह कहाँ से किए? देखिए, जब आप एलसीएम लीजिएगा, जैसे 4 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो 8 से सीधे मल्टीप्लाई, माइनस 4 दूना 8 तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, 8 एकम 8 तो यहाँ 1 हो जाएगा। देखिए 8 में से 2 माइनस करिएगा तो 6, 6 + 1 7, 7/8। तो इसका वैल्यू 7/8 आएगा। जब आप उसका स्क्वायर करिएगा तो 49/64 हो जाएगा। 49/64 बराबर 490। यहाँ से 1 का मान आ गया 640। 1 क्या माने थे? टोटल यात्री। आगे देखिए क्या बोला है, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, सी डी के बराबर नहीं है। बराबर क्या है? तो डी बराबर 3a। डी बराबर क्या बोला है? डी बराबर है 3a। और यह किसके बराबर है? यह बराबर है b + c के। डी बराबर 3a और यह b + c के बराबर है। तो हमें क्या बताना है? निम्नलिखित में से कौन सा बराबर है? अब इसको पहले हम लोग बराबर कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कौन सा बराबर है। चलिए स्मॉलेस्ट मान लेकर के इसको बराबर करने का प्रयास करते हैं। a का मान अगर हम 1 लेते हैं, ठीक है, a का मान हम कितना लेते हैं? अगर 1 लेते हैं तो 3 × 1 3 हो जाएगा। तो d का मान हमें 3 लेना पड़ेगा, तभी तो इक्वल होगा। और इधर ऐसा करते हैं, दोनों में से किसी एक का मान 2 और दूसरा का मान हम 1 ले लेते हैं। तो b का मान 2 और c का मान 1 ले लिए, 3 हो जाएगा। हम उल्टा भी कर सकते हैं, b का मान 1 और c का मान 2। अब ऐसा करने पर देखिए तो बराबर कौन हो रहा है? तो देखिए a का मान भी आपका 1 और c का मान भी 1। तो a के बराबर में c हो सकता है। अच्छा, b के जगह भी तो हम 1 रख सकते हैं, तो a बराबर b भी हो सकता है और a बराबर c भी हो सकता है, लेकिन a के बराबर में ही होगा। तो a बराबर b या a बराबर c जो भी दे रखा होगा उसको हम लोग चुन लेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है a और c आपस में बराबर हो सकता है, तो विकल्प b जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्रत्येक लड़के ने उतने ही रुपए दिए जितना लड़कियों की संख्या। देखिए टोटल 60 विद्यार्थी है,
प्रत्येक लड़का उतना ही रुपया देता है जितना लड़कियों की संख्या, और प्रत्येक लड़कियां उतना ही रुपया देती है जितना लड़कों की संख्या। यदि कुल इकट्ठा किया गया धन 1600 है तो कक्षा में लड़की का संख्या बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या निकलेगा, आंकड़े अपर्याप्त। प्रमाणित करके इसको हम बता देते हैं। अगर मान लेते हैं कुल मिला के 60 है ना विद्यार्थी, तो 40 अगर लड़का लेते हैं तो लड़कियों का संख्या कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। समझिएगा, लड़का का संख्या 40, लड़कियों का संख्या 20 ले लिए। पहले केस में देखिएगा, लड़कों का संख्या कितना हम ले लिए, लड़कों का संख्या 40 और लड़कियों का संख्या 20। अब क्या बोला है, प्रत्येक लड़का उतना ही राशि देता है, धन देता है जितना लड़कियों का संख्या। मतलब 40 लड़का है और प्रत्येक लड़का 20 रुपया देता है, तो 40 गुने 20 कितना रुपया कलेक्ट हो जाएगा, 800 रुपया। और प्रत्येक लड़कियां उतना ही पैसा देती है, उतना ही रुपया देती है जितने लड़कों की संख्या। तो 20 लड़कियां हैं, लड़कों का संख्या 40 है, तो 20 लड़कियां 40 रुपये देगी, तो कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। तो 800 प्लस 800 कितना हो गया, 1600। देखिए इकट्ठा धन 1600 रुपया हो गया। अब इसको उल्टा कर लेते हैं, हम ऐसा करते हैं, लड़कों का संख्या हम ले लेते हैं 20 और लड़कियों का संख्या हम ले लेते हैं 40। क्या उस केस में भी सेम वैल्यू आ जाएगा, बिल्कुल आएगा। 20 लड़का है और प्रत्येक लड़का जो है कितना पैसा देता है, कितना रुपया देता है, जितना लड़कियों की संख्या, तो 20 गुने 40। और लड़कियों का संख्या 40 है, प्रत्येक लड़कियां उतना ही रुपए देती है जितने लड़कों की संख्या। तो फिर से वैल्यू जो है कितना आ जाएगा आपका, 1600 आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि लड़का का संख्या 40, लड़कियों का 20 भी हो सकता है, या लड़कों का 20, लड़कियों का 40 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कि लड़का का संख्या 40 होगा या लड़की का संख्या 40 होगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त। और इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो आपको क्या करना है, सेम चीज़ इंग्लिश में था उधर, तो आंसर आपको चुनना है आंकड़े अपर्याप्त। तो इस सेट का यह आपका आखिरी क्वेश्चन। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।